पीएम मोदी कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी की इस चुनाव के लिए भविष्यवाणी क्या है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा थम गया प्रचार। किसकी बनेगी सरकार? मोदी तीसरी बार 400 पार। इंडिया गठबंधन का दावा, नेताओं का नंबर गेम। जैसे ही घड़ी की सुइयों में शाम के 6 बजे 18वीं लोकसभा का प्रचार खत्म हो गया। इस बार का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। 16 मार्च को यानी आज से ठीक 73 दिन पहले तक रैलियों का शोर गूंजना शुरू हुआ। मुद्दों का तूफान उठा, बयानों के बाण चले, सियासी उठापटक, खटाखट, फटाफट, टकाटक सब आया। सबने अपनी डफली, अपना राग सुनाया। और अब 1 जून को एग्जिट पोल और 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजों का इंतजार है। चुनावों का परिणाम जानने के लिए हर दिल बेकरार है। 4 जून को क्या होने वाला है? एनडीए या इंडिया गठबंधन? कौन सरकार बनाने वाला है? किसको कितनी सीटें मिलेंगी? मोदी का टारगेट 400 पार पूरा होगा, यानी इंडिया गठबंधन का दावा सही साबित होगा। 18वीं लोकसभा का प्रचार खत्म हुआ तो किस नेता ने कितनी मेहनत की, जीत के लिए कितना जोर लगाया, आज सबका लेखा जोखा सामने आया। सबसे पहले बात पीएम मोदी की करते हैं। और पीएम मोदी इस दौड़ धूप और कड़ी मेहनत के बाद जिस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो ये कि 4 जून को पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी की मेहनत पर सवाल उठाए हैं और पीएम मोदी की 206 रैलियों, रोड शो और इवेंट्स को डर करार दिया है। सर, अभी डेटा आया है कि प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और इवेंट की हैं, बीजेपी की तरफ से आए आंकड़े, और 80 इंटरव्यू दिए हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रचार है। और इसी तरह से सरकार बनाकर बीजेपी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए? 206 रैली उन्होंने की, तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबराहट में है। ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव में 75 रैली और रोड शो किए। राहुल गांधी 40 दिन तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घूमे और इस नतीजे पर पहुंचे कि 2024 के चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप हो रही है और नरेंद्र मोदी को जनता टाटा बाय बाय कह रही है। जीत निश्चित है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। खटाखट खचाखच
फटाफट खूब ये चल रहा है इस बार चुनाव में। देखते हैं नतीजे जब आते हैं कौन कहां पर टिकता है। इस चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड प्रचार किया है। सबसे पहले उनकी गिनती आपको बताते हैं, फिर अन्य जो राजनीतिक लोग हैं उनके बारे में बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैलियां, इवेंट्स और रोड शोज किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 206। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 142 रैलियां की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी चैनल्स को 80 इंटरव्यूज भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ा है। रैलियों में 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। यूपी 31, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 210 यानी करीब 40% सीटें हैं। पीएम मोदी ने देश भर में 96 रैलियां, इवेंट्स, रोड शोज अकेले मई के महीने में किए हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं अब की बार दशकों बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी गुड बाय हो रही है। लेकिन चुनावों की भागदौड़, राज्य दर राज्य रैलियां करके, रोड शो करके अमित शाह भी लौटे हैं, केजरीवाल भी, ममता बनर्जी भी, योगी आदित्यनाथ भी, अखिलेश यादव भी, तेजस्वी यादव भी, और ये सारे नेता सीटों का आकलन कर रहे हैं, अपना अनुमान बता रहे हैं, सीटों की संख्या गिना रहे हैं। देखिए ये स्पेशल। अमित शाह ने पूरे चुनाव में 124 रैलियां और 23 रोड शो किए। अमित शाह ने 26 राज्यों में 54 दिन तक धुआंधार प्रचार किया। कड़ी धूप में इस मेहनत के बाद अमित शाह इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अब की बार मोदी जी 400 पार जा रहे हैं और राहुल गांधी छुट्टियों पर जा रहे हैं। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। केजरीवाल ने तिहाड़ से आने के बाद 49 रैली और रोड शो किए और इंडिया गठबंधन की सरकार आने के दावे लिख कर दिए। बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है हर फेज के बाद, मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक। मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की, और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपने दम पे 300 टच करेगा। योगी आदित्यनाथ ने 200 रैलियां और रोड शो किए। 15 दिनों में 40 दिन धुआंधार प्रचार किया, और योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं, जनता यही कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसके अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वह कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। इस चुनाव में अखिलेश ने 90 रैलियां और रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 2 राज्यों में जमकर प्रचार किया, और अखिलेश यादव ठोक कर दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को बस 143 सीटें ही आ रही हैं। 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे। इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने 113 रैलियां और रोड शो किए। प्रियंका ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खूब प्रचार किया।
और अब प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बीजेपी की 200 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने भी खूब जोर लगाया। बंगाल से बिहार तक मोदी के खिलाफ झोंक दी ताकत। ममता बनर्जी ने 107 रैलियां और रोड शो किए। तेजस्वी ने 250 के करीब रैलियां और रोड शो किए। और अब तेजस्वी यादव और लालू यादव कह रहे हैं 4 जून को मोदी जा रहे हैं, तो ममता कह रही हैं एनडीए को 195 से 200 सीटें ही आ रही हैं। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ, 195 থেকে 200 মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। भले ही इंडिया गठबंधन वालों का जोश और विश्वास दोनों हाई हैं, लेकिन मोदी भी दावा ठोक कर कहते हैं देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। सरकार किसकी बनने जा रही है? बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। दावों के इस दंगल का असली परीक्षण 4 जून को होगा, जब ईवीएम खुलेगी और परिणाम घोषित होगा। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए, रोहित सिंह पटना से जुड़ गए, कमलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, अनुपम मिश्रा कोलकाता से। सबसे पहले आपके पास आते हुए अभिषेक, क्योंकि पूर्वांचल की ये 13 सीटें न सिर्फ नंबर्स बढ़ा या घटा सकती हैं, बल्कि साख की भी लड़ाई होगी, क्योंकि यहीं पर प्रधानमंत्री के वाराणसी सीट भी है और गोरखपुर भी, जहां से योगी आदित्यनाथ है। बिल्कुल अंजना, लेकिन ये लड़ाई ऐसी है कि पिछली बार बीजेपी ने लगभग स्वीप किया था, 2 सीटों को छोड़ दिया जाए, लेकिन इस बार कई सीटों पर अच्छी लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कम से कम पूर्वांचल और अपने इन सीटों को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 2014, 2017, 19 और 22 ये जो 4 चुनाव हुए, जिसमें 2 लोकसभा 2 विधानसभा के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री की कोशिश रही कि वाराणसी में आखिरी वक्त में, यानी कि चुनाव के आखिरी दिन वो जरूर रहें। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से प्रधानमंत्री वाराणसी में नहीं है। उनके गैर मौजूदगी में शीर्ष नेताओं ने यहां का जिम्मा संभाला है। यह दिखा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी जीत रही है और बड़े स्तर पर जीत रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुत जबरदस्त लड़ाई है। वो चाहे आप गाजीपुर की सीट देख लें, आप घोसी की सीट देख लें, महाराजगंज की सीट देख लें, ये देवरिया की सीट देख लें, ये सब ऐसी सीटें हैं। बलिया की सीट देख लें, बीजेपी लास्ट मोमेंट में बलिया के सीट में उनके लोग तोड़ते नजर आई है, नारद राय को लाई है। तो ये 11 सीटों पर, 13 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई है। वाराणसी में भी इस बार आप देखेंगी तो कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष उतारा है, तो कुछ न कुछ लड़ाई यहां भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये पूर्वांचल है, आखिरी चुनाव, आखिरी फेज का चुनाव है, और इसमें बीजेपी का स्वीप करना जरूरी है अगर वो अपने उस आंकड़े तक पहुंचना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश के सभी चरणों की बात कर लें जना, तो निश्चित तौर पर बहुत भीषण लड़ाई हुई है। भीषण लड़ाई हुई है। रोहित, जल्दी से आपके पास है, तो ये 8 की 8 तो पिछली बार एनडीए के पास थी, इस बार क्या चैलेंज है? क्योंकि अगर देखिए 120 सीट इन 2 राज्यों को ही लेकर हो जाती हैं, और अगर आप 272 का देखें तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज इन 2 राज्यों से आता है, जिसमें लगातार वो 14-19 में अच्छे परफॉर्म किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 8 की 8 सीटें इस वक्त एनडीए के पास है, और चुनौती जाहिर सी है एनडीए के सामने कि ये 8 की 8 सीटें बरकरार रहे। अगर बिहार में 40 में 40 और अगर देश में 400 पार के जाना है तो, और इसमें से अधिकतम सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, और साथ में सहयोगी दलों के पास भी 3 सीटें हैं। तो ऐसे में अब सहयोगी दलों को भी जिताने की जिम्मेदारी जो है बीजेपी नेताओं के ऊपर ही है, और इसीलिए हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार करते नजर आए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी जो है अपनी तरफ से जो है दमखम लगाया है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर 250 से भी ज्यादा रैलियां की हैं। लेकिन आज जब चुनाव प्रचार प्रसार का जो पूरा शोर था वो थम गया है, तो कल से नेताओं को कुछ शारीरिक आराम तो जरूर मिल सकता है, लेकिन उनको मानसिक आराम मिलने वाला कतई नहीं है, क्योंकि कल से धुकधुकी बढ़ जाएगी। उसके बाद 1 तारीख जी अंजना, ये बहुत सही बात कही आपने रोहित, और इसीलिए देखिए ये धक धक शुरू हमने लिखा है, लोकसभा का प्रचार खत्म लेकिन धक धक शुरू।
मैं आ रही हूँ आपके पास कमलजीत, जल्दी से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, ये 9 सीटें ऐसी, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि इस बार हम 3 स्टेट्स में जहां बहुत अच्छा करेंगे, वो उनमें से एक बंगाल है, ओडिशा है, तेलंगाना है, जहां वो क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल की 9 सीटें पिछली बार सारी की सारी टीएमसी को गई थी। चैलेंज है, क्या यहां पर कुछ इनरोड्स वो कर पाए हैं, क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल अंजना, देखिए ये जो 9 सीटें हैं ये अभेद्य किला कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस का। पिछले 13-14 सालों से अगर देखा जाए तो अबाध रूप से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीत रही है और जो वोट का मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा रहता है इन 9 सीटों पर। लेकिन इनमें से एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि वो उसको निकालने की कोशिश में है। वो है उत्तर कोलकाता, जहां पर तापस राय जो तृणमूल के एक कद्दावर नेता थे, वो कुछ ही दिन पहले तृणमूल छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया है, उन्होंने उन खड़ा किया है। और कलकत्ता में आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी रोड शो नहीं किया था और जो पहला रोड शो किया वो इसी उत्तर कलकत्ता सीट के लिए किया। ऐसे में ये इनसाइडर जो बीजेपी के हैं उनका मानना है कि इस बार जो वजह है, एक तो तापस राय, दूसरा तृणमूल के अंदर भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है क्योंकि ममता बनर्जी बहुत सालों से यहाँ पर हैं। तो ऐसे में इस बार एक जो वो सोच रहे हैं कि अगर वो उत्तर कोलकाता जीत सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ी बात होगी। खास तौर पर जो अभेद्य किला कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस का दक्षिण बंगाल, उसमें वो सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे और एक रास्ता खुल जाएगा 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए। तो इसी वजह से ये 9 सीटों में उत्तर कोलकाता और एक सीट जो वो सोच रहे हैं वो है दमदम। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने इस बार काफी खासा जोर लगाया है। बड़े बड़े कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर जेपी नड्डा ने काफी प्रचार किया है इन जगहों पर। तो कोशिश है कि कम से कम 1 या 2 सीट यहां से निकाल पाए, लेकिन मुश्किल है। चैलेंज बड़ा है क्योंकि जो व्यवधान है, जो अंतर है वोट का, मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा है। करीब करीब उत्तर कोलकाता में 1,27,000 वोटों से पिछली बार टीएमसी को जीत मिली थी। तो ऐसे में इस मार्जिन को कम करना चैलेंज तो है, लेकिन कोशिश बीजेपी की ओर से जरूर की जा रही है। कमलजीत, चंडीगढ़ की लड़ाई दिलचस्प है, बताइए। देखिए, चंडीगढ़ की लड़ाई दिलचस्प है और साथ में ही पंजाब की आप बात करें, 13 सीटें पंजाब में हैं, 1 सीट चंडीगढ़ की है। कांटे की टक्कर है संजय टंडन और मनीष तिवारी में। वहां पे 13 सीटों में नाक और साख दोनों का ही सवाल है। 44 डिग्री पारा था। आखिरी दिन सभी ने अपने टॉप गन्स निकाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर में थे, योगी आदित्यनाथ कई जगह गए और यहाँ पे मोहाली में भी आए। वहां पे भी हमने देखा कि किस तरह से जय श्री राम के साथ जो बोले सोनिया हाल के नारे भी लगे। तो यहाँ पर एक चीज जो सामने नजर आती है कि यहाँ पे जो उत्तरी भारत का ट्रेंड है, खासतौर पे पंजाब का, वहां पे पिछले समय में हमने देखा है कि किस तरह से 1998 और 2009 को छोड़ के बाकी समय हर समय जो पंजाब का ट्रेंड रहा है वो सेंटर से अलग रहा है। यानी अगर सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पर वो नहीं आएगा। और 2019 में भी हमने वही देखा कि 8 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी और शिवनी अकाली दल, जब उनका अलायंस था तो 2-2 सीट जीती थी, एक गुरदासपुर की, एक होशियारपुर की। सनी देओल थे और उसके बाद सोम प्रकाश थे। और इस बार जो स्ट्रैटेजी है वो काफी बदली है बीजेपी ने। आपको बताएं, पहले तो कई और पार्टी से बड़े गद्दावर नेता लेकर आए, दूसरी ओर उन्होंने देखा है कि किस तरह उन्होंने अपनी जो रैलीज है वो प्लान की, तो इनका वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। लेकिन आखिरकार जो चुनौती है वो यही है कि वो सीट जीत पाएंगे, क्योंकि किसानों की नाराजगी है, अग्निवीर स्कीम को लेकर बातचीत है। और ये भी बात आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती आ रही है कि बीजेपी है वो खासतौर पर पैसा नहीं दे रही है पंजाब को। तो ये सारी चीजें हैं। वहां पे डेवलपमेंट का जो प्लान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सुनील झाकड़ है, लगातार बोल रहे हैं, वो परनीत कौर को भी लेकर आए, कैप्टन अमरिंदर है। तो मैदान पे सभी लोग उतरे हैं, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि बीजेपी शिवनी अकाली दल के बिना उतर रही है मैदान में, और इसी वजह से काफी 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया है, वो दिलचस्प हो गया है। उसमें एक एक्स फैक्टर है जहां पे प्रो रेडिकल, प्रो खालिस्तान जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मैदान में खड़े हुए हैं। तो काफी दिलचस्प है ये पंजाब की लड़ाई। बिल्कुल, और पंजाब के नतीजे जो आते हैं वो उस पर पूरे देश की नजर रहेगी। बहरहाल 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।